अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बंदा इन एक व्लॉग। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हड्डी में रेशा पड़ जाना, ऑस्टियोमाइलाइटिस, इसका क्या ट्रीटमेंट है। आपकी हड्डी में रेशा बिना ऑपरेशन के भी पड़ सकता है। आपको चोट लगी है, आपको गहरी चोट लगी, आपने इग्नोर किया या आपको एहसास नहीं हुआ, जो कि बहुत कॉमन होता है कि आम चोट पे पता नहीं चलता कि कब हड्डी में रेशा पड़ गया, ऑस्टियोमाइलाइटिस हो गया। या आपका ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन के बाद आपके जख्म से रेशा आना शुरू हो गया है और आपके एक्सरे में पता चला कि आपकी हड्डी खराब होना शुरू हो रही है। अगर आपको ऑपरेशन के बाद रेशा डलना शुरू हुआ है या आपका चोट लगी है और आपको रेशा पड़ गया, ऑस्टियोमाइलाइटिस हो गया, तो दोनों की ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम है। फ़र्क इतना आता है कि जिसमें आपका ऑपरेशन हुआ होता है, प्लेट या रॉड डली होती है, वो प्लेट या रॉड निकालना पड़ता है। बाकी सारी ट्रीटमेंट सेम होती है। उसके 4 स्टेप होते हैं ट्रीटमेंट के। एक तो होता है जी जो हमारी वहाँ पे डेड बोन है, ऑस्टियोमाइलाइटिस की जो डेड बोन है, उसको आपने निकालना होता है, डिब्राइड करना होता है। उससे उस डिब्राइड में क्या होता है कि आप सारी डेड बोन निकालते हो, अच्छी तरह से डेड बोन निकालते हो। किसी भी जगह का आपको इन्फेक्शन पड़ जाए, हाथ का हो, बाजू का हो, टांग का हो, थाई का हो, आपने डेड बोन निकालनी है अच्छी तरह से। आपको कैसे पता चलेगा कि डेड बोन अच्छी तरह से निकल गई है? वो सर्जन जब डेड बोन निकालता है, जहाँ पे फ्रेश ब्लीड आना शुरू हो जाता है ना, वहाँ तक डेड बोन निकाल देते हैं। इसको कहते हैं सिक्वेस्ट्रेक्टमी। डेड बोन निकाल ली, उसके बाद जो अगला स्टेप होता है कि डेड बोन निकालने के बाद वहां पे जो गैप रहेगा, जो डेड स्पेस रहेगी, इसको फिल करना है। और ये कि जो आंख आंख से नजर नहीं आता इन्फेक्शन, तो उसके लिए आपने क्या करना है। उसका दूसरा स्टेप ये होगा कि आपने वहां पे एंटीबायोटिक लोकल लोकल यानी कि लोकल उस जगह पे आपने एंटीबायोटिक्स को डायरेक्ट डिलीवर करना है। एक होता है कि हम खून में टीका लगाते हैं तो उसकी एक खास डोज जाके यहाँ पे असर करती है इन्फेक्शन वाली जगह पे। पर जब हड्डी का इन्फेक्शन होता है तो वहाँ की ब्लड सप्लाई बहुत कंप्रोमाइज हो चुकी होती है, ना होने के बराबर हो चुकी होती है। आप खून में टीके लगाए हम और थोड़ी सी डोज वहां पर जाके असर करे जहाँ पे इन्फेक्शन है, ऑस्टियोमाइलाइटिस है, हम क्या करते हैं, सर्जन वहां पे ना डायरेक्ट एंटीबायोटिक्स को ना डिलीवर करते हैं। उसका तरीकाकार क्या होता है, लोकल एंटीबायोटिक्स डायरेक्ट यहाँ पे देने का, हम एंटीबायोटिक्स की बीड्स बनाते हैं। बीड्स कैसे बनती है जी, एंटीबायोटिक होता है, सीमेंट होता है, जैसे घरों में सीमेंट इस्तेमाल होता है ना कंस्ट्रक्शन में, बोन के लिए खास सीमेंट होता है, उसके अंदर हम एंटीबायोटिक मिक्स करते हैं, उसको फिर पेस्ट बन जाता है। फिर उस पेस्ट की हम छोटी छोटी गोलियां बनाते हैं जिनको बीड्स कहते हैं। जैसे तस्बीह के दाने नहीं परोए जाते, सिंपल उसी तरह पोरोलीन के ऊपर हम वो दाने परो के उस जगह पे अच्छी तरह, जहाँ पे हमने हड्डी डेड बोन निकाली, वहां पे अच्छी तरह उसको फिल अप कर देते हैं। उसको दानों में, उसमें वो जो दाने होते हैं उसको पोरोलीन में इसलिए परोते हैं कि जब बाद में हमने निकालने तो हमें निकालने में आसानी हो, और वो हम काउंट करके डालते हैं कि इतने दाने हमने बीड्स डालने हैं। 2 स्टेप हो गया, लोकल सप्लाई होगी। उसके बाद थर्ड स्टेप आता है कि जो डेड स्पेस है, वो चाहे बोन की डेड स्पेस है या गोश्त की डेड स्पेस है, उसको कैसे फिल करना है। जो बोन की डेड स्पेस है वो काफी हद तक जो हम सीमेंट डालते हैं ना एंटीबायोटिक्स वाला, उससे कवर हो जाती है। और जो टिश्यू की डेड स्पेस होती है, उसको हम कहीं और से गोश्त लेकर फिल करना ज़रूरी होता है, क्योंकि आप बोन को या इन्फेक्टिव वाली साइड को नेकेड नहीं छोड़ सकते। अगर ऊपर से टिश्यू लॉस है, जैसे कि ऑपरेशन के बाद आपने देखा होता है कि प्लेट नज़र आना शुरू हो जाती है, इन्फेक्शन हो चुका होता है, फिर उसमें हम क्या करते हैं, वहाँ पे फ्लैप, टिश्यू फ्लैप लगाते हैं। 3 स्टेप हो गए। पहला स्टेप था जी हमने डेड बोन को निकालना है, डिब्राइड करना है। दूसरा स्टेप होता है कि लोकल उसी जगह पे एंटीबायोटिक्स अच्छी तरह डिलीवर करनी है, फिर डेड स्पेस को फिल करना होता है। और लास्ट स्टेप होता है स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइजेशन मुराद ये कि जब हमने डेड बोन निकाल ली है, तो जो बाकी बोन में इतनी ताकत है कि वो अपनी जगह पे कायम रहेगी। ज़रा सा वज़न डालने से या हिलने से उसमें कोई फ्रैक्चर तो नहीं आ सकता। अगर इस चीज़ के चांसेस हैं कि वहाँ पे हरकत रहेगी या वहाँ पे फ्रैक्चर हो सकता है, तो फिर हम इसको स्टेबलाइज़ करना होता है। स्टेबलाइज़ करना होता है कि उसकी जगह पे उसको हिफाज़त देनी होती है, अपनी जगह से हिले ना। उसका जो सबसे अच्छा तरीका है ना स्टेबलाइजेशन का, वो होता है एक्सटर्नल फिक्सेटर। लीजर फिक्सेटर भी होता है, जिसको वो रिंग वाला शिकंजा कहते हैं। सिंपल फिक्सेटर लगा के हम उसको स्टेबल कर देते हैं और वूंड वगैरह को बंद कर देते हैं। यानी कि टोटल रेशा पड़ने के बाद जो हमारे स्टेप होते हैं 4 होते हैं। डिब्राइडमेंट, जो अच्छी तरह डेड बोन को निकालना है। फिर आपने वहाँ पे लोकल एंटीबायोटिक्स मुहैया करनी है, जिसको एंटीबायोटिक बीड सीमेंट्स के साथ बना के डालते हैं। जो डेड स्पेस है, बोन की डेड स्पेस और गोश्त की डेड स्पेस, सॉफ्ट टिश्यू की डेड स्पेस, उसको फिलअप करना होता है। और लास्ट स्टेप होता है कि आपने इसको स्टेबलाइज करना है। इसको ऐसा रखना है कि बोन अपने यहाँ पे महफूज रहे, हिले ना, वहाँ पे फ्रैक्चर ना हो जाए। तो इन 4 स्टेप मुकम्मल कर लिए। अब 6 हफ्ते के बाद पेशेंट के कुछ टेस्ट होते हैं, सीबीसी, ईएसआर, सीआरपी, ये 3 टेस्ट करवा के देखते हैं कि इन्फेक्शन कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है। अगर आपकी रिपोर्ट में सीबीसी, ईएसआर, सीआरपी, खास तौर पे सीआरपी बहुत कम आ रहा है, नॉर्मल रेंज में आ रहा है, तो इस बात की एक कंफर्मेशन हो जाती है कि वहाँ से अब इन्फेक्शन ख़त्म हो चुका हुआ है। अब आपने इसका आखिरी डेफिनेटिव प्रोसीजर करना होता है, वो ऑपरेशन जिसके बाद आप चल फिर सकते हैं, अपनी रोज़मर्रा की रूटीन में वापस आ सकते हैं। उसमें क्या करना होता है, जो आपने पहले एंटीबायोटिक बीड्स डालनी है, शिकंजा लगाया है, रिंग वाला शिकंजा लगाया है, वो उतार देना है। फिर आपने वहाँ प्लेट लगानी है, रॉड लगाना है।
उसके बाद ये कि जो डेड स्पेस थी जिसको हमने पहले सॉ उसके साथ सीमेंट एंटीबायोटिक बीड और सीमेंट से फिलअप किया था, उसको हम नरम बोन से फिल करेंगे। वो नरम बोन जो सबसे आसान और अच्छी जगह से मिलती है वो होता है आपकी चूकले की हड्डी। इन हड्डियों से नरम हड्डी निकाल के आप अपनी मुतासरा जगह जो बोन डिफेक्ट हो चुका होता है इन्फेक्शन खत्म होने के बाद, उसकी जगह पे डाल के तो आपने प्लेट लगा दी, रॉड डाल दी, प्लेट या रॉड दोनों ही लगा दिए, और उसके बाद मरीज का इन्फेक्शन खत्म हो चुका होता है, मरीज फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने नॉर्मल रूटीन में आ जाता है। ये होता है कि फर्ज करें कि 6 हफ्ते बाद आपका CRP ESR रेज आ रहा है, अभी भी इन्फेक्शन अंदर है, फिर हमने क्या करना है, जो हमने पहले 4 स्टेप किए थे वो दोबारा रिपीट करेंगे। उसमें होता है कि दोबारा वो जख्म को खोलेंगे, एंटीबायोटिक्स को तब्दील करेंगे, जो हमने एंटीबायोटिक सीमेंट बीड्स डाली थी उनको रिप्लेस करेंगे, दोबारा बोन की तरह सफाई करेंगे, फिर यही स्टेप रिपीट करेंगे। ये ऑपरेशन बार बार रिपीट होता रहता है जब तक कि आपके ESR CRP नॉर्मल नहीं आ जाते। जब ESR CRP नॉर्मल आ जाते, खासतौर पर CRP नॉर्मल आ जाती है, फिर हम इसका डेफिनेटिव आखिरी ऑपरेशन करते हैं। मरीज बेचारा परेशान इसलिए होता है कि उसको समझ लगती है कि उसके कितने ऑपरेशन होने होते हैं। कम से कम मरीज के 5-6 ऑपरेशन होते हैं, जो हमने देखा है कि बार बार ऑपरेशन होते हैं, क्योंकि हमारे इधर जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है पेशेंट का, जो हेल्दी लाइफस्टाइल वो बिल्कुल नहीं है, उनकी इम्यूनिटी कम होती है, स्मोकर होते हैं, डायबिटिक होते हैं, और अगर डायबिटिक पेशेंट हो तो उसकी इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा कम होती है कि हमें जैसे आम मरीज में 2 से 3 ऑपरेशन होते हैं, इस तरह के दूसरे डायबिटिक पेशेंट में हमें 5-6 ऑपरेशन करने पड़ते हैं। आपको मेरी बात की समझ आ चुकी होगी, जिन लोगों को रेशा डलता है तो उसका इलाज क्या है। ये ऑपरेशन हर बार बार भी हो सकते हैं, आपके 2 से 3 ऑपरेशन के बाद भी आपकी हड्डी मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो सकती है, और अक्सर आपको बहुत ज़्यादा ऑपरेशन भी करवाने पड़ते हैं। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप इतने ज़्यादा ऑपरेशन करवा चुके होते हैं, हर 6 हफ्ते बाद आपका ऑपरेशन वाला प्रोसेस रिपीट होता है, इतने ऑपरेशन हो चुके होते हैं कि आपकी हड्डी बच नहीं सकती। आपका ऊपर वाला गोश्त भी खराब हो चुका होता है। बहुत कोशिशों के बाद अगर आपकी हड्डी नहीं बच सकती और आपकी टांग ज़ाया भी हो सकती है, तो उसमें ये होता है कि हम मरीज़ की ना एम्पुटेशन कर देते हैं और तो फिर आर्टिफिशियल टांग लगवा देते हैं, या आर्टिफिशियल बाजू भी लग जाता है। उम्मीद है कि आपको मेरा पैगाम समझ आया होगा कि आपकी हड्डी में रेशा पड़ चुका हुआ है तो उसका क्या प्रोसेस है, उसके ऑपरेशन कितने हो सकते हैं, 2-3 भी हो सकते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। और सब जब रेशा हड्डी से बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, जो कि खून के टेस्ट पे पता चलता है, फिर हम आपको फाइनल ऑपरेशन होता है जिसमें प्लेट या रॉड लगती है, और यहाँ से नरम हड्डी डाल के जो डिफेक्ट होता है वहाँ पे डालनी पड़ सकती है, हड्डी की जगह पे नरम हड्डी डालनी पड़ती है बोन के डिफेक्ट में। अगर आपको किसी बात की समझ ना आई हो तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि मैं जवाब दूँ। बंदा नेक को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।